वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारा लास्ट वीडियो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इस सेशन में हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हवाले से जो एक शो कर रहे हैं, और प्रीवियसली हमने अपनी गेस्ट को दावत दी थी, मैडम नजमा साहिबा को। उनको आज हमने फिर दावत दी है और हमारी बेहद फरमाइश पे और आप लोगों की फरमाइश पे हम ये दोबारा एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हवाले से और इसमें अपने क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो जनाब देर नहीं करते और हम आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट से और उनसे भी सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सबसे पहले बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज तशरीफ़ लें। आपका भी बहुत शुक्रिया कि बुलाया आपने दोबारा, इस नीड को, इस अवेयरनेस क्रिएट करने को ज़रूरी समझा। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा था और उस हवाले से लोगों का काफ़ी ज़्यादा फीडबैक आया। तो फिर जो हमारे लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे आज हमने दोबारा एक सेशन कंडक्ट किया है। इसमें हम फिर बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हवाले से। बिल्कुल। तो आप बताइए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, यूँ कह लीजिए कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि अक्टूबर 27 को हम वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और इसी निस्बत से हम ये सेशन आज कर रहे हैं ताकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी को हम अगर इस तरह से डिफ़ाइन करें, अक्सर मैं ये कहती हूँ कि ऑक्यूपेशन का मतलब जो है वो एक्टिविटीज़ है और थेरेपी का मतलब जो है वो इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट है, मगर शायद उससे भी थोड़ा सा समझना, क्लैरिटी नहीं आती है। सो मे बी अगर हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करें कि वो सारे काम जो हम सुबह से लेके रात तक करते हैं, बल्कि इनफैक्ट जो हमारा स्लीप होता है वो भी ऑक्यूपेशन कहलाता है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम घर में करते हैं या दफ्तर में करते हैं या हम अपने किचन में करते हैं या बच्चे खेल के मैदान में करते हैं या स्कूल जाते हुए करते हैं, चाहे वो सेल्फ़ केयर हो, अपनी ख़ुद हाइजीन, खाना पीना, रोज़मर्रा के काम काज जिसे हम बेसिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं वो करें, या फिर इंस्ट्रूमेंटल के कम्युनिटी से इंटरेक्शन किस तरह से होगा कि पैसों को कैसे हैंडल करना है, फ़ोन को कैसे ऑपरेट करना है, या ऑफ़िस में दफ्तर में कैसे काम करना है। तो ये बहुत एक वास्ट फील्ड है और इसमें बहुत सारी डोमेन्स हैं हमारे, जिसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है। उसके अलावा इसको करने के लिए हमारी जो सेंसरी प्रोसेसिंग, जो हमारे ब्रेन में हमें इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमारा इनपुट जब आता है तो ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है, वो सारे इन्वायरमेंट से इनपुट जो हमें मिलते हैं, और अगर वो प्रोसेसिंग सही होती है तो हमारा आउटपुट भी, जैसे हम रोज़ाना के जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वो इसीलिए कर पाते हैं कि हमारा आउटपुट सही होता है या अप्रोप्रिएट होता है। तो एक ये सेंसरी प्रोसेसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की लाइफ में। अगर ये डिस्टर्ब होती है अगर किसी क्लाइंट की, तो फिर हम उनको इंटरवेंशन प्लान करके देते हैं, हम उनको सेंसरी डाइट देते हैं, हम उनको सेंसरी लाइफस्टाइल सिखाते हैं। और इसको करने के लिए ADLs को, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, हमें फ़ाइन मोटर स्किल्स चाहिए होती हैं। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। इसके अलावा हम कॉग्निटिव स्किल्स पे भी काम करते हैं, हम ग्रॉस मोटर स्किल्स पे भी काम करते हैं, हम बच्चों के साथ भी काम करते हैं, बड़ों के हर एज ग्रुप के साथ काम करते हैं और हर डिसऑर्डर या डिसीज़ के साथ काम करते हैं। बट इवन जिन लोगों को किसी किस्म की कोई चैलेंजेस एज सच नहीं होते, बहुत ज़्यादा सिवियर, तो अगर किसी टिपिकल या रेगुलर लोगों को भी अगर थोड़ी सी नीड होती है अपने पोस्चर को करेक्ट करने के लिए, या हैंड राइटिंग में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, या एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन करने के लिए अपने वर्क स्टेशन को, या इवन घर में, तो हम उनको हेल्प आउट कराते हैं। अच्छा, ये बताएं कि बहुत आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा कि आपको किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, मोटिवेशन कहाँ से आई कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तरफ आए? हाँ, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि आज से 25 साल पहले
जब बल्कि 25 साल तो मुझे पास आउट हुए हो गए हैं। 1994 में जब मैंने एडमिशन लिया था, फॉर्चुनेटली मेरी सिस्टर जो होती थी वो मुझसे सीनियर बैच की थी, तो मेरे लिए तो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था या कोई नई फील्ड मुझे नहीं लगी, क्योंकि उनको मैंने घर में बोन से पढ़ते हुए देखा था, छत पर बैठकर रात के वक्त जो एक्चुअल बोन्स होती हैं, और फिर कुछ थोड़े देर बाद जो है वो कभी वो पेंटिंग कर रही हैं या वीविंग कर रही हैं, तो वो एक्टिविटीज़ या वो सारे काम मैंने घर में होते हुए देखा था। तो मैं उन्हीं से इंस्पायर हुई थी कि ये एक ऐसी फील्ड है हेल्थ केयर की जिसमें आर्ट्स भी है और क्रिएटिविटी भी है और मेडिसिन भी है और सर्जरी भी है, एनाटमी भी है, और समझेंगे कॉम्बिनेशन था वो सबका। तो हम क्योंकि साइकेट्रिक साइड पे भी काम करते हैं और उन क्लाइंट्स को हम डेली रूटीन में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनके साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी करते हैं, किचन में कुकिंग भी करवाते हैं, या किसी भी किस्म की उनके चैलेंजेस को देखते हुए उनको गाइडलाइन देते हैं। तो जाहिर है जब उनको सिखाना होता है तो हमें ख़ुद भी सीखना होता है। तो वो शी वॉज़ माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक्चुअली। वहाँ से आपको बिल्कुल, जिस तरह वो बोन्स के साथ स्टडी कर रही है या अपने जी बिल्कुल, साइंस रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल राइट। अच्छा बताइए कि इसको हम कह सकते हैं कि ओटी, और ये बताइए कि व्हाट डज ओटी डू? हाँ, एक्चुअली ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अक्सर लोग जब हम उनको कहते हैं ओटी तो सबसे पहले दिमाग में आता है ऑपरेशन थिएटर। तो एक्चुअली कुछ जगहों पे शायद अभी भी ओटी ऑपरेशन थिएटर ही कहलाता है, बट हम मोस्टली जो हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं टर्म आजकल ऑपरेशन थिएटर के लिए वो ऑपरेशन रूम होता है या OR कहलाता है। सो हमारी जो टर्मिनोलॉजी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, वो हम शॉर्ट में अगर उसे कहें, जैसे फिजियो को PT कहते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट को ST कहते हैं, तो हमें OT कहा जाता है। अच्छा, OT जो हम बोल रहे हैं ये फिजियोथेरेपी के अंडर में आता है? अच्छा, ये भी थोड़ी सी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स आप लेकर आए हैं, थैंक यू सो मच। बिकॉज वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, एक जो आम पब्लिक इस बारे में नहीं जानती, बिल्कुल और एक बिल्कुल लेमैन है, उसको हम चाह रहे हैं कैसे बताएं कि क्या चीज़ है। बिल्कुल, इसका मकसद यही है इस वीडियो का, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे के हवाले से। तो ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अब तक लोग पूछ रहे होते हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता चले। एक्चुअली ये फ़िज़ियोथेरेपी के अंडर नहीं आता है। फ़िज़ियोथेरेपी की फ़ील्ड अलग है, उनकी डिग्री अलग होती है, हमारी फ़ील्ड टोटली डिफरेंट है। हमारी डिग्री मुख्तलिफ होती है और उनका काम, उनका रोल अलग है। तो हम एक्चुअली सारी थेरेपीज़ जो हैं एक बड़ी टर्म के अंडर आती हैं जो कि एक रिहैबिलिटेशन कहलाती है। उसके रिहैबिलिटेशन के अंदर फ़िज़िकल थेरेपी आती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आती है, स्पीच थेरेपी आती है और बिहेवियर थेरेपी। ये सारी की सारी जो थेरेपीज़ हैं वो एक रिहैबिलिटेशन के अंडर है। तो हम फ़िज़ियोथेरेपी के अंडर हमारी फ़ील्ड नहीं है, बट सब अलग अलग फ़ील्ड्स हैं, बट इंटरलिंक्ड है ऑब्वियसली। अगर हम ऑटिज़म की बात करें या किसी भी क्लाइंट की, स्ट्रोक के पेशेंट की बात अगर हम करते हैं, तो उनको फ़िज़ियोथेरेपी की भी ज़रूरत है, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी ज़रूरत है, उनको स्पीच थेरेपी की भी ज़रूरत है। तो ये सारी फील्ड्स के जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं, जब भी उसका इम्पैक्ट या प्रोग्रेस अच्छी आती है। बट एट द सेम टाइम सबके अपने अपने एरियाज़ हैं और सबके अपनी अपनी फील्ड है। तो मुझे बताइए कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड द फिजियोथेरेपिस्ट? जी, सो अगेन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अक्सर लोगों को अभी तक नहीं पता है इसका डिफरेंस। बेसिकली फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो मूवमेंट्स को इनिशिएट करते हैं। अगर किसी को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस चाहिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस चाहिए, तो वो पैसिव उससे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस से, और इसी को हम लेके आगे ये जो मूवमेंट इनिशिएट की होती है फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ने, हम उसको फंक्शनल एक्टिविटीज़ में चेंज करते हैं या सिखाते हैं।
जैसे अगर कोई भी क्लाइंट है जिसका फ्रैक्चर है या मे बी स्ट्रोक के क्लाइंट्स हैं जिनकी मूवमेंट नहीं है, तो फिज़िकल थेरेपिस्ट उनकी रेंज ऑफ मोशन बड़े जॉइंट्स और बड़े मसल्स पर काम करता है और हम उन्हीं को आगे लेके इस तरह से चलते हैं कि हम उनको सजेस्ट करते हैं कि इनको व्हीलचेयर की नीड है या वॉकर की नीड है या स्टिक की नीड है, और अगर इनको चलना है और बाथरूम तक जाना है या कबर्ड से कोई कपड़े निकालने हैं या किचन में कोई एक्टिविटी करनी है, तो ये सारी, या शावर लेना है, डेली एक्टिविटीज़ की जो मैं आपको बात कर रही थी, तो वो किस तरह से परफॉर्म करें। खड़े तो हो गए, वो शायद चल भी रहे हैं मे बी, बट उसको फंक्शनल करना और इंडिपेंडेंट करना, वो वहाँ ओटी का रोल आता है। अगर किसी को शावर लेना है या बाथरूम जाना है और वहाँ पे लगे हमें कि इनको कोई नीड है चेंजेस की, वो शायद उस तरह से स्टेप नहीं ले पाएंगे। अगर उनका थोड़ा सा हाइट ऊपर है बाथरूम की, तो हम उनको रैम्प सजेस्ट कर सकते हैं या फिर हम उनसे कह सकते हैं कि कोई स्टेप रख लें ताकि आपको ऊपर चढ़ने में आसानी हो और फॉल का या गिरने का डर ना हो। जब वो अंदर जाएंगे तो मे बी उनको शायद ग्रैब बार की ज़रूरत हो कि वो पकड़ लें ग्रैब बार को ताकि वो सेफ़ हो सकें। तो सेफ्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। या अगर वो फिसलने का डर है तो नॉन स्किड मैट सजेस्ट कर सकें। तो इस तरह की अडेप्टेशंस जो होती है घर, बाथरूम में, किचन में, इवन आपके बेडरूम में, या जहाँ से आप एंटर हो रहे हैं वहाँ रैम्प की नीड है, तो जो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है वो सब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं। अच्छा, बच्चों के हवाले से बताएं कि बच्चों में ओटी का क्या है? बिल्कुल। अब ये बच्चों में भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ना सिर्फ ऑटिज़म में, बल्कि डिपेंड करता है कि वो उनको फ़िज़िकली चैलेंजेस है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं या डेवलपमेंटली डिले होते हैं या किसी भी डायग्नोसिस के साथ होते हैं, या ऑटिज़म है या ADHD है, हाइपर एक्टिव है, या अटेंशन डेफिसिट है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनके साथ भी डिफरेंट एक्टिविटीज़, या क्योंकि बच्चों की जहाँ बात आती है वहाँ प्ले ही हमारा समझे मीडियम होता है कि हम उनको प्ले के ज़रिए उनको इंटरवेंशन देते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ या इवन बड़ों के साथ किसी से भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो बच्चों को खेल खेल में हम उनको बटन लगाना सिखाते हैं। तो जो हमारी कॉइन्स वाली फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिविटी होती है, उससे उनका फ़ाइन मोटर स्किल्स अच्छा होता है ताकि आगे चल के जो है वो अपने बटन लगा सकें, अपने डेली रूटीन के काम कर सकें, या मे बी उस ग्रिप की वजह से उनकी राइटिंग ताकि आगे चल के वो पेंसिल को होल्ड कर सकें और राइटिंग कर सकें। तो इस तरह से हम एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है या प्ले के थ्रू उनको रोज़ाना के कामकाज सिखाते हैं, उनको सोशलाइज़ कराते हैं। समटाइम्स ग्रुप थेरेपी में अगर उनको किसी और स्किल की नीड होती है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे कर सकें, तो फिर हम उनको सिखाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि मेंटल ऑक्यूपेशनल थेरेपी से क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या लेंगे इससे? अच्छा, क्योंकि हमारा रोल ना सिर्फ फ़िज़िकल साइड पे है जिनकी फ़िज़िकल लिमिटेशंस या चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, बल्कि जो साइकियाट्रिक साइड पे भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो हर एक ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे बच्चे हों। समटाइम्स हम वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे होते कि बच्चों को मे बी एंजाइटी हो सकती है या मे बी डिप्रेशन हो सकता है, हम वो चीज़ को निगलेक्ट कर जाते हैं अक्सर, या इवन बच्चे क्या बड़ों में भी हम शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते अक्सर चीज़ों को, या इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा रोल साइकाइट्री में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बायपोलर है, या किसी भी किस्म की मेंटल चैलेंजेस हैं, तो उसमें हम उनको एंगेज करने के लिए ऐसी थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं जो उनके, जैसे अगर किसी को डिप्रेशन है और उसका मूड लो है, तो मे बी हम उसको ऐसी पेंटिंग्स में इन्वॉल्व करते हैं ताकि उसका मूड अच्छा हो। उसको ऐसी म्यूज़िक या योगा में लगा सकते हैं ताकि वो बेहतर अपने आप को फ़ील करे। और अगर कोई ज़्यादा ही मैनिक स्टेट में है, ज़्यादा हाई मूड हो रहा है, तो उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे उनको जो है ना उनका मूड नॉर्मलाइज हो सके।
तो एक्चुअली वहाँ पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम उनको समटाइम्स पार्क ले जाते हैं, उनको गेम्स में इन्वॉल्व करते हैं। समटाइम्स इंडोर गेम्स होते हैं, समटाइम्स आउटडोर गेम्स होते हैं, और उनको इंगेज रखते हैं एक्टिविटीज़ में ताकि वो प्रोडक्टिव हो सकें और उनके जहन में तरह तरह के जो ख़यालात आ रहे हैं थॉट प्रोसेस है, उसको हम राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकें। तो अभी रिसेंटली हमारे आप बताइए कि आपने कोई सेशन अटेंड किया हो, कोई सेमिनार अटेंड किया हो इसके हवाले से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हवाले से, कब किया और कहाँ किया? अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम प्रोफेशनल्स अपने आप को जो है डेवलप करते रहें। नए नए वर्कशॉप्स या सेमिनार्स हो रहे हैं कहीं, या कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करें या अटेंड करें, ताकि जो दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं या हमारे मुल्क में जितनी भी लिमिटेशंस में रहते हुए चीज़ें हो रही हैं उसको अपडेट कर सकें। तो मैंने रिसेंटली जो है अमेरिका से हैंड राइटिंग के लिए एक कोर्स किया था। पहले उसका नाम हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स का प्रोग्राम था, अब उसको लर्निंग विदाउट टीयर्स कहते हैं। वो एक कोर्स है जिससे ना सिर्फ न्यूरो डाइवर्स बच्चे बल्कि इवन टिपिकल या रेगुलर बच्चों में जो राइटिंग के चैलेंजेस आते हैं या स्टेप बाय स्टेप हमें साइंटिफिकली उनको कैसे लेके जाना है, क्योंकि वो 2 ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने डिज़ाइन किया था अमेरिका में और वहाँ पे वो करिकुलम फॉलो होता है। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करने के बहुत टाइम के बाद उन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अटेंड किया था। इसके अलावा ऑटिज़म की मैं क्लिनिकल स्पेशलिस्ट भी हूँ, वो भी मैंने यूएसए से किया है। अच्छा, ये बताएं कि व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट ओटी? जैसे जिसमें चीज़ होगी जो कि बहुत डिफरेंट है, यूनिक एंड डिफरेंट है। बिल्कुल, आई थिंक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो पूरा प्रोफेशन है वही बहुत यूनिक है, और हम जो थेरेपिस्ट होते हैं वो भी बहुत यूनिक और स्पेशल होते हैं, क्योंकि मे भी हम स्पेशल लोगों को डील करते हैं। तो क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम बहुत क्रिएटिव काम भी कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जो यूनिकनेस है या होलनेस है, या जो हमारी होलिस्टिक अप्रोच है कि हम टॉप टू बॉटम, ये नहीं कि अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ है और हम उसके हाथ को देख रहे हैं तो हम उसके इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, या उसके जो सोशल लाइफ है या घर की सिचुएशन है या उसके दफ्तर में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या घर में प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारी बाकी फील्ड से हम इस तरह से डिफरेंट है कि क्योंकि हम बहुत सारे एरियाज़ पर काम कर रहे होते हैं और होलिस्टिकली काम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल होती है, प्रोडक्टिव होती है और उसकी वैल्यू होती है, तो वो हमें यूनिक बनाती है हमारे काम को। अच्छा, ये बताएं कि आपने चूज़ किया तो आगे क्या एम लेके आए हैं, आगे क्या करना है, आपकी मंजिल क्या है? अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि हम पाकिस्तान की इस वक्त बात कर रहे हैं, कि हर बच्चे की ज़बान पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का या थेरेपी का नाम हो। मतलब ये इतनी आम हो जाए, अवेयरनेस हो जाए और लोगों को पता हो, क्योंकि अभी तक लोग मुझसे पूछे होते हैं व्हाट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो इट्स गुड, पहले से बहुत अवेयरनेस हुई है। सोशल मीडिया, आप जैसे व्लॉगर्स हैं और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में और ग्रुप्स इतने सारे आ गए हैं माशाल्लाह से, तो अब अवेयरनेस बढ़ गई है। बट एट द सेम टाइम अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा तो मकसद या मिशन यही है कि बच्चे को पता हो कि ऑक्यूपेशनल, जैसे हम फिज़ियोथेरेपी की बात करते हैं कि ओके हमें शायद डॉक्टर के पास भी नहीं जाते और ख़ुद ही से समझ जाते हैं कि ओके शायद इसको फिज़ियोथेरेपी की पेन हो रहा है तो इसको फिज़ियोथेरेपिस्ट की नीड है, और हम ख़ुद भी डायरेक्टली जा रहे होते हैं। तो आई थिंक ये मेरे मिशन का और मेरा गोल है कि मैं ये होते हुए देखूँ। अच्छा, हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, कैमरा के सामने है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको? आई थिंक ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जो फील्ड है वो बहुत यूनिक है और बहुत इसका स्कोप है। तो मैं चाहूँगी कि नई नई फील्ड्स को एक्सप्लोर करें और देखें, क्योंकि इसमें बहुत काम हो सकता है, क्योंकि लोग कम हैं, डिमांड इसकी ज़्यादा है और सप्लाई कम है।
तो और इसमें बॉयज़ की तादाद बहुत कम है, तो मैं समझती हूँ कि अगर लड़के इस फील्ड में ज़्यादा आ सकेंगे या अपने आप को इस फील्ड में लाएंगे तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें सैचुरेशन आ गई है। जैसे MBBS अगर आप कर लेते हैं तो हर गली के कोने में जो है एक आपको क्लिनिक नज़र आएगी, या फिज़िकल थेरेपिस्ट इतने हैं कि समटाइम्स उनके पास जॉब्स नहीं है। मगर हमारी फील्ड ऐसी है कि आप स्कूल में भी काम कर सकते हैं, आप क्लिनिक में भी काम कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आप इन पेशेंट्स वार्ड्स में काम कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, आप जीरियाट्रिक्स में एल्डरली के साथ काम कर सकते हैं। आप किसी भी एरिया को चूज़ करेंगे वहाँ पूरा मैदान खाली है, और आप जितना मेहनत करेंगे और अपने आप को मनवाएंगे, आपका उतना नाम होगा और उतनी लर्निंग होगी। तो मेरे ख़्याल है कि इस स्कोप को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है, क्योंकि जब हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो कोई भी क्लाइंट को आखिर तक लेके जाने में जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और जब हम उस प्रोसेस से गुज़रते हैं और हमें छोटी छोटी अचीवमेंट होती है तो हम अपने बारे में भी अच्छा फ़ील करते हैं, और हमें अच्छा लगता है कि हम कुछ कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस कर रहे हैं इस दुनिया में, इस मुल्क में, अपने लोगों के लिए तो आई थिंक कि यही मैसेज होगा कि इस फील्ड में आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, देखने और सुनने वाले हैं, उनको आपने बहुत अच्छा मैसेज किया और बड़े अच्छे से कन्वे किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स एक बात बता दूं कि नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हम ज़रूर आपको ज़हमत दें कि दोबारा किसी और टॉपिक पे अवेयरनेस के हवाले से बात करें। माय प्लेजर। और इसके अलावा मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर शकील साहब का, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और इंस्टीट्यूट के हवाले से भी और वैसे भी, तो उनके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। जी, इन सोसाइटी ऑफ मैनेजमेंट जो डॉक्टर शकील जो है रन कर रहे हैं, और उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें मौका दिया कि हम आज ये वीडियो बात कर सकें और ये वीडियो बना सकें। इनके यहाँ काफ़ी कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं स्पीच थेरेपी के हवाले से, और एनाटमी और फिजियोलॉजी वगैरह, और बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स अगर किसी को अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, या डिफरेंट लेवल्स पर ये काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शकील। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और बाकी तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी और आप लोगों की फीडबैक आ रहे हैं, वीडियो लाइक करते रहें, अपनी फीडबैक देते रहें, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वो ज़रूर बताइए ताकि उस हवाले से बात की जाए। बिल्कुल। और जो मेरे इस प्लेटफॉर्म पे नए लोग हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ, और उनसे भी कहूँगा कि मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।